नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए हिंदी व्याकरण का आज क्लास करेंगे और हिंदी व्याकरण का वो सारा टॉपिक मैंने इस क्लास में कवर किया है जिन जिन टॉपिकों से आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो जो टॉपिक से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उन सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है। संपूर्ण हिंदी का संपूर्ण निचोड़ आपको करवाएंगे आज। और देखिए, आपका परीक्षा जो तिथि है साथियों, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 18 फरवरी को होगा और मात्र केवल अभी जो है ना 40 दिन अब शेष रह गए हैं आपके पेपर में। तो आज का ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट रहने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाएंगे। तो पूरा क्लास को आपको कंप्लीट देखना है साथियों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। और दिया गया शब्द है राजपूत, और राजपूत शब्द का आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो राजपूतानी, जिसमें आनी जो है जुड़ता है बाद में, वही आपका स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि राजपूत है ये, तो राजपूतानी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राजपूतानी जो है ये राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखो फैक्ट्स, ठीक है। देखिए, राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग शब्द राजपूतानी है, जो कि मैंने बताया। देखिए, कुछ अंकारांत शब्दों में आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, यानी कुछ शब्दों में जब आनी शब्द हम लगाते हैं, आनी प्रत्यय लगाते हैं, तो वो स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे कि देखो, देवर पुरुष है, देवर ये पुल्लिंग शब्द है साथियों, और इसका स्त्रीलिंग होता है देवरानी। मास्टर का मास्टरनी, जेठ का जेठानी, चौधरी का चौधरानी, ठीक है। जैसे कि कुछ अन्य आपको यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द बताते हैं। जैसे कि देखो, ग्वाला का स्त्रीलिंग शब्द होता है ग्वालिन, माली का होता है मालिन, ब्रह्मांड का होता है ब्रह्माणी, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आपका आंसर होता राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता, राजपूतानी। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। यानी शरीर का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है, ये आपको चुनना है। तो देखिए, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द सेम होता है, तो शरीर का समानार्थी शब्द एक आपका कलेवर होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में जो कलेवर दिख रहा है ना, ये कलेवर जो है ये शरीर का ही समानार्थी शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलेवर। देखिए, शरीर के अन्य समानार्थी शब्द क्या क्या होते हैं ये आप लोग यहाँ देख लेना। देखिए, जैसे कि देह होता है, काया होता है, गात्र होता है, अंग होता है, गात, तनु, वपु, ये सभी शरीर के अन्य समानार्थी शब्द हैं, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव, देखिए तद्भव रूप है। तो आपको वही छांटना है कि ये जो ग्राम यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, इसका सही तद्भव रूप क्या होगा। तो भाई देखिए, ग्राम जो शब्द है ना, इसका तद्भव क्या होगा, तो साथियों गांव का तद्भव रूप होगा गांव। ग्राम का क्या होगा, ग्राम लिखा हुआ है, तो ग्राम का तद्भव होता है गांव। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांव। देखिए, तद्भव शब्द किसको बोलते हैं ये आप जान लीजिए। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया होता है, उसको हम तद्भव शब्द बोलते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। यानी प्रत्यय से इनमें से कौन सा एक शब्द है जो कि नहीं बना है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, लालिमा ये भी प्रत्यय से ही बना है, टुकड़ी भी बना है, शक्तिमान भी बना है। सफल जो है ये उपसर्ग है। सफल जो शब्द है ना साथियों, ये उपसर्ग है, ये तो आपका जो है प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा सफल। देखो यहाँ पर देखिएगा, उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। जैसे कि ये जो सफल है, इसमें जैसे कि देखो स, इसमें जुड़ा है फल, तो ये जो है ना साथियों, ये उपसर्ग का उदाहरण है, ना कि प्रत्यय का। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा सफल, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। तो ध्यान से देखिएगा, इनमें से वो कौन सा चिन्ह है जिसका अर्थ होता है आधा रुकना। तो ध्यान से देखिएगा, आधा रुकना, ये इसको हम बोलते हैं अर्धविराम। और इनमें से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है, तो देखो अर्धविराम का चिन्ह जो है वो साथियों कुछ इस प्रकार से होता है। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है अर्धविराम है, इसको हम बोलते हैं अर्धविराम,
ठीक है, आधा रुकना। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, सही अर्धविराम आपका हो जाएगा ये वाला सिंबल, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका अर्थ होता है आधा रुकना। बाकी देखिए अल्प विराम, देखिए ये जो केवल हम कोमा लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं। और ये वाला जो चिन्ह होता है इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। और फिर ऐसा जो आपका चिन्ह होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो विस्मयाधि, देखिए विस्मयाधि बोधक इसको बोलते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही पॉपुलर आपसे पूछा जाता है ये वाला चिन्ह, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कर का अर्थ नहीं होता है। इनमें से कौन कर का अर्थ नहीं होता है, यानी कर का पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो कर का हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है, सूर्य नहीं होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सूर्य। देखिएगा ध्यान से, कर का अर्थ होता है देखिए हाथ, किरण तथा टैक्स, ठीक है। कर के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि शुल्क होता है, माल गुजारी होता है, महसूल होता है, हाथ होता है, हस्त होता है, पानी होता है, बाहु होता है, भुजा होता है। सूर्य नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सूर्य। आगे देखिएगा, शीत का विलोम शब्द क्या होगा। काफी अच्छा प्रश्न है। तो शीत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, शीत का विलोम शब्द क्या होता है, तो शीत का होता है उष्ण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उष्ण। और देखिए ठंड जो है, ठंड का विलोम शब्द क्या होता है, तो ठंड का विलोम शब्द होता है गर्म। यहाँ पर गीत लिखा हुआ है, गीत का विलोम शब्द होता है संगीत, याद रखिएगा। गीत का क्या होता है, तो गीत का संगीत होता है। कृष्ण का क्या होता है भाई, तो कृष्ण का विलोम होता है धवल, याद रखिएगा, धवल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से किसमें है, यानी ये जो गिरना, बोलना, सुनाना और कहना है, इनमें से कौन सा एक वाक्य है या शब्द है जिसमें आपका जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सा एक है भाई, तो गिरना नहीं होगा, बोलना भी नहीं होगा, सुनाना होगा, सुनाना है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुनाना, ये जो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे कि देखो, प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। जैसे कि देखो ये तो स्वयं कार्य नहीं हो रहा है, जैसे कि सुनाना, ये सुनाना है ना, मतलब कि सुनना। यहाँ पर अगर सुनना होता तो ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सुनाना, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। जैसे कि देखिए अन्य उदाहरण होता है पढ़वाना, लिखवाना आदि। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये एक वचन और बहुवचन का जोड़ा है, आपको छांटना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो बेटी एक वचन है, इसका बहुवचन बेटियां होता है, बिल्कुल सही है। श्रोता एक वचन है, इसका बहुवचन आपका श्रोतागण होता है। बधु एक वचन है, इसका जो है बहुवचन आपका बधुए होता है। लेकिन डिबिया जो है डिबिया नहीं होता है साथियों, डिबिया का बहुवचन आपका इस प्रकार से होता है, देखो डिबिया है ना, डिबिया इस प्रकार से आपका जो है चंद्र बिंदु ऊपर में लगता है, ये जो है आपका सही इसका बहुवचन होता, लेकिन यहाँ डिबिया लिखा हुआ है तो ये गलत है। तो यही आपका आंसर होगा, गलत ही आपको चुनना था, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि देखिए एक वचन और बहुवचन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए एक वचन किसको बोलते हैं, तो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि मेज, कुर्सी, राम, नदी, पर्वत आदि, ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं। अब देखो बहुवचन किसको बोलते हैं, तो जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे कि कुर्सियां, पक्षियों, जानवरों, लड़कों आदि, ये सभी जो है बहुवचन के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए जो मात्रिक समछंद हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा एक मात्रिक समछंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, जो मात्रिक समछंद हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं, तो चौपाई बोलते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका चौपाई। देखिए ध्यान से, चौपाई जो है ना साथियों एक देखिए सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगत और तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए इनमें से कौन सा एक तत्सम का उदाहरण है, तो भाई गधा, गाय, घड़ा और ग्राहक। यहाँ पर जो है ना साथियों तत्सम का उदाहरण गाय है। गाय इस क्वेश्चन का माफ करना यार, गाय नहीं होगा यार, ग्राहक होगा, ग्राहक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ग्राहक। बाकी देखिए गधा, ये भी तद्भव है।
और गा ये भी तद्भव है, घड़ा भी आपका तद्भव है। लेकिन ग्राहक जो है ना, देखिए ग्राहक ये जो है आपका तत्सम का उदाहरण है। यहाँ पर अगर गाहक लिखा हुआ रहता ना, ग्राहक नहीं गाहक, तो भी ये जो है तद्भव हो जाता, लेकिन ग्राहक लिखा हुआ है तो ये तत्सम हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो देखिए, शब्द अलंकार जो है इनमें से कौन सा एक नहीं है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष भी है, रूपक नहीं है। देखिए, कुल 6 प्रकार के शब्द अलंकार होते हैं, ये आपको याद रखना है। और वो कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। शब्द अलंकार के 6 प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे कि एक होता है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, इसके अलावा वक्रोक्ति, देखिए वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। ये सभी जो है शब्द अलंकार के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में शब्द विशेषण कौन सा है? तो वह अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है ये आपको चुनना है। तो देखो, अर्चना अत्यंत नहीं होगा, सुंदर। ये जो सुंदर वाक्य शब्द है ये आपका विशेषण का उदाहरण है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। आगे देखिए, कोई शब्द, देखिए कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई, जब हम बोलते हैं कोई, ये जब हम उच्चारण करते हैं या इसका उपयोग करते हैं कोई शब्द का, तो कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है ये आपको बताना है। तो याद रखना, कोई शब्द में साथियों देखिए सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण। आगे देखिए, जो थोड़ा जानता हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो थोड़ा जानता हो। इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अल्पज्ञ। आगे देखिए, नेक्स्ट है, देखिए पोथी न पातड़ी, देखिए पोथी न पातड़ी नाम नरेन पंडित, कहावत का सही अर्थ क्या है? तो साथियों, इस कहावत का सही अर्थ है, देखिएगा, नाम के बड़े और दर्शन के छोटे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, संटा किसे कहते हैं? तो भाई देखिएगा, संटा जो है ना अदला बदली को कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अदला बदली। अगला है, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? तो देखिए, गीतावली की रचना किसने की है? तो राइट आंसर होगा तुलसीदास ने, याद रखना ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, निम्नलिखित विलोम शब्द जो दिए गए हैं जोड़ा में, इनमें से कौन सा एक गलत है ये आपको छांटना है। तो ध्यान से देखिएगा, अमृत का विलोम शब्द विष होता है, ये बिल्कुल सही है। आय का विलोम शब्द व्यय होता है, ये भी सही है। उपस्थिति, देखिए उपस्थिति का विलोम शब्द अनुपस्थिति होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन अनुज का विलोम शब्द जो है ये अग्रज होता है, अनुजा नहीं होता, ये गलत है। अनुज का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखना अग्रज, ठीक है, अग्रज होता है। अग्रज जो है ये अनुज का विलोम शब्द होता है, यहाँ अनुजा लिखा हुआ है तो यही जोड़ा गलत है, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, चयन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? तो चयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, चे जोड़ अन होगा, हाँ ठीक है, चे जोड़ अन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चयन शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका? तो याद रखना चे जोड़ अन होगा। आगे देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? अब देखिए, जिससे कि ये जो आप पढ़ रहे हो ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, और देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो याद रखना, देवनागरी लिपि को जो है ना पहले ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अध उपसर्ग में इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? अब देखिए, अध जो उपसर्ग है, अध अध, देखिए ये अध उपसर्ग से इनमें से कौन सा एक शब्द रूप बनेगा? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अध जला। ठीक है, अध उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? तो अध जला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति क्या होती है? तो भाई ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी देखो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये आपने सुना होगा लोकोक्ति है ना। इसका मतलब होता है देखो कि ईश्वर की सहायता ही सबसे बड़ी होती है, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक भाववाच्य का उदाहरण नहीं है या भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। आम खाया जाता है, आम जो है भाई खाया जाता है, तो आम खाया जाता है, इसमें जातिवाचक संज्ञा होगा साथियों, इसमें जो है ना जातिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा।
आम खाया जाता है में, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए राम से टहला नहीं जाता, इसमें भी भाववाचक संज्ञा होगा, लेकिन आम खाया जाता है इसमें तो जातिवाचक संज्ञा है ना, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा एक अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा होता है, इसके अलावा साथियों हई होता है, तुरंग भी अश्व का ही पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन खर जो है ना, देखो खर जो है ये साथियों गधा का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है भाई? गधा का। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषक है, विशेषण है माफ करना, तो इनमें से कौन सा एक संख्यावाचक विशेषण है? तो देखो गरीब, कैसा, सफेद, नहीं, कुछ। भाई कुछ मतलब कुछ तो है ना, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, कुछ तो है ना, तो कुछ यानी संख्यावाचक विशेषण होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, याद रखना, यहाँ सी होना चाहिए था ऑप्शन और ये डी, तो कुछ होगा इसका आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट है, देखिए यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? तो देखिए यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है ये आपको बताना है। तो यह जो है ये सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सर्वनामिक विशेषण। आगे देखिए पर्वतीय कौन सा विशेषण है? ये जो पर्वतीय शब्द है इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो देखिएगा पर्वतीय शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो गुणवाचक। देखिए गुणवाचक विशेषण राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। ध्यान से देखना साथियों, पर्वतीय जो आपका यहाँ शब्द है इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, व्यक्तियों के समूह को इनमें से क्या कहते हैं, तो राइट आएगा भीड़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें जो मृत्यु के समीप हो। देखिए जो मृत्यु के समीप हो, इस शब्द के लिए एक शब्द आपका क्या होगा, यानी अनेकों शब्द के बदले, इस अनेकों शब्द के बदले एक शब्द क्या होगा? तो देखिए जो मृत्यु के समीप हो इसके लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, मरणासन्न। ठीक है, जो मृत्यु के समीप हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो मरणासन्न होगा। आगे देखिएगा, पीतल पात सरीन मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए पीपल पात सरीन मन डोला में कौन सा अलंकार है भाई? तो इसमें तो उपमा अलंकार है ना, उपमा अलंकार आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से कौन सा एक तद्भव का उदाहरण है? तो देखिएगा चक भी नहीं है, त्वरित भी नहीं है, दुग्ध भी नहीं है, दही जो है ना, दही, ये तद्भव का उदाहरण है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दही। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए महेंद्र का पर्यायवाची ये इंद्र का ही होता है, जैसे कि देवेंद्र, इंद्र, सुरेश जो है ये महेंद्र का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन राजा जो है ये महेंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, राजा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो उसर शब्द का विलोमार्थक माफ करना विलोमार्थक शब्द है, या विपरीतार्थक शब्द है, या विलोम शब्द है? तो उसर का विलोम शब्द क्या होता है? सिंपली देखिए उसर का विलोम शब्द होता है उपजाऊ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उपजाऊ, याद रखना। अगला है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो साथियों ध्यान से देखना, संस्कृत भाषा से पहले इनमें से कौन सी भाषा थी? तो भाई ध्यान से देखिए, याद रखना है आपको, संस्कृत भाषा से पहले जो है ना साथियों प्राकृत भाषा हुआ करती थी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, प्राकृत भाषा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो देखिए ठाकुर शब्द का अनेकार्थक शब्द आपका होता है देवता, मालिक, क्षत्रिय। रूप जो है ये ठाकुर शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो रूप करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अभी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो भाई यहाँ पर जो है शुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी जो है केवल ऑप्शन नंबर, ये दोनों तो सेम ही है यार, थोड़ा सा अंतर है, सेम नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पर शुद्ध है। देखिए यथार्थोन्मुख या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यथार्थो, ये देखिए यथार्थोन्मुख, ठीक है, यथार्थोन्मुख भी इसको पढ़ सकते हैं हम, जो कि बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, बाकी ये तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? तो देखिए इनमें से कौन सी सही संधि विच्छेद है जो बिल्कुल सही है? तो महेंद्र का मही जोड़ इंद्र, ये बिल्कुल सही है। नदीस का यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी, ये भी सही है। और बधु उत्सव का बधु जोड़ उत्सव, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों। ऑल, ये सारे संधि विच्छेद जो हैं बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, देखो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि वर्षा होगी तो फसल क्या होगा? सूखी होगी, अच्छी होगी, नहीं होगी या नष्ट होगी? तो भाई वर्षा अगर होगी तो फसल अच्छी होगी,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट होगा। ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर अच्छी आएगा। चलिए, तो आज इतने क्वेश्चंस थे और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे कि ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं ना ठन ठन गोपाल, तो बताइए जो ठन ठन गोपाल मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? धनवान, खोखला, शक्तिशाली या बना ठना नवयुवक? क्या आंसर आएगा साथियों? बन ठन गोपाल, माफ करना, ठन ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चारों में से कोई एक आंसर है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए सभी साथी। साथ ही साथ क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल जाएंगे, उनको जरूर देख लीजिए। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद। सभी साथियों को वंदे मातरम।